नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 12th क्लास की फिजिक्स में हम जो थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने कार्बन रेजिस्टेंस वगैरह निकाला था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत शक्ति और ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत शक्ति होती क्या है। तो शक्ति किसको कहते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, है ना, तो जो हमारी पावर होती है वो शक्ति होती है ना। ये तो इंग्लिश का वर्ड ही हुआ, लेकिन जब हम किसी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो अगर हमारे पास कोई सर्किट है ना, उसमें कोई भी स्रोत है और अगर वो काम कर रहा है तो स्रोत क्या कार्य करेगा, धारा को ले जाने का काम करेगा, है ना। तो धारा को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उस कार्य करने की दर को हम कहेंगे शक्ति, है ना। तो किसी भी विद्युत परिपथ में है ना, जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शक्ति की, है ना, और शक्ति कौन सी, इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर है तो हम विद्युत परिपथ की ही बात करेंगे। और किसी विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए कार्य की दर, है ना, कि किस रेट से वो आवेश प्रवाह हो रहा है, कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो जब हम विद्युत प्रवाह की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू कैसे, कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो अगर हमें चाहिए शक्ति की डेफिनेशन में कार्य चाहिए तो हम यहीं से ले सकते हैं, है ना, कि आवेशों का ही प्रभाव हो रहा है। तो आवेशों का प्रभाव हो रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कार्य क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, है ना। और Q क्या है, आवेश। आवेश किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी के, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी V I T, और ये हमारा हो जाएगा कि भाई इसे हम क्या कहेंगे, पावर बनाना है हमें इसको, है ना। तो पावर के लिए क्या हो जाएगा, पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आवेश प्रवाह की दर को या एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति, है ना। तो एकांक समय में कितना कार्य किया गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, और ये हो जाएगा वी आई। तो ये तो बात हुई कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। और इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, आई की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू वी आई, है ना। तो ये हो जाएगी वी स्क्वायर आर, ओके, सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी v तो है ही, और v इज इक्वल टू क्या होता है, i इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू वी अपॉन आर, है ना। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, और अगर हम v की वैल्यू रख दें आई आर, है ना, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर। तो ये सारे ही फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला वी आई या वी स्क्वायर आई, ये तीनों ही किसको बताते हैं, हमारी शक्ति को बताते हैं। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति के मात्रक को हम कहते हैं वाट, ठीक है। तो वाट होता है किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक, ठीक है। तो अब हम इससे एक वाट की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, है ना। तो 1 वोल्ट विभवांतर को, विभवांतर भी कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और धारा भी कितनी बह रही हो, 1 एम्पियर बह रही हो, तो जो उत्पन्न शक्ति होगी कितनी होगी, 1 वाट होगी, है ना। तो उसे भी हम लिखते हैं, चलो। हाँ, तो इस तरीके से हमारी शक्ति की परिभाषा हो जाएगी, 1 वाट की परिभाषा हो जाएगी, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर दी गई विद्युत शक्ति 1 वाट होती है ना। तो ये तो हो गई हमारी 1 वाट की परिभाषा जो जनरली आपसे एग्जाम से पूछी जाती है, और शक्ति की परिभाषा भी पूछी जाती है। उसके बाद अब आते हैं कि मिली वॉट कितना होता है ना। तो 1 मिली वॉट होता है 10⁻³ वॉट। 1 किलो वॉट होता है 10⁻³ वॉट, और 1 मेगावाट होता है 10⁻⁶ वॉट।
तो ये तो हुए तीनों इसके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा में हम कर रहे हैं कि धारा प्रवाह, है ना, धारा प्रवाह ही होता है विद्युत क्षेत्र में। तो अगर धारा प्रवाह किसी से हो रहा है तो किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, कैसे कि अगर कोई टाइम पीरियड है उसमें और हमेशा कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो निश्चित समय अंतराल में धारा को या परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, है ना, टोटल जो वर्क होगा वो किसके रूप में संचित हो जाए, कुल कार्य परिपथ की क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब ऊर्जा क्या हुई, एनर्जी क्या हुई, जो भी वर्क डन है, और वर्क डन क्या हुआ, P इंटू टी। ओके, और P इंटू टी क्या, P क्या है, VI इंटू टी, है ना। तो हमेशा ये तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी काम किया जाएगा वो हमेशा एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो काम क्या करना है हमको, परिपथ में धारा को प्रवाहित करना है। तो प्रवाहित करने में जो भी टोटल वर्क होगा किसी भी टाइम डिफरेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, इसका विद्युत ऊर्जा। और इसे हम कहेंगे P इंटू टी। पी की वैल्यू VI थी तो VIT। ओके, और इसका मात्रक हम क्या लिखते हैं हमेशा, ऊर्जा का जूल। तो ये जूल किसके बराबर हुआ, या तो हम लिख दें यहाँ से वाट इंटू सेकेंड, ये भी एक जूल होता है, या हम यहाँ से लिखते, देखो ये V किस में नापते हैं, वोल्ट में, और I करंट किस में नापते हैं, एम्पियर में, और समय कितने नापते हैं, सेकेंड में। तो हम दोनों तरीके से इसका लिख सकते हैं मात्रक, वाट इंटू सेकेंड में भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, और अगर हम ये कहें कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना, क्योंकि जनरली जो 1 किलोवाट घंटा है, हमारे घरों में जो बिजली काम में ली जाती है तो उसकी 1 यूनिट, हम कहते हैं ना कि बिल कितना आया, कि इतने यूनिट बिल आया, 50 यूनिट्स बिल आया, तो वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है उसमें, उसके 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1000, और ये किलो के, और इंटू वॉट इंटू आर कितना होता है, आर में अगर हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो 60 इंटू 60 3600, तो ये जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁷ सॉरी 10⁻⁶ जूल। तो ये आपका हो गया 1 किलोवाट घंटा का जूल में। और ऐसे ही हमारे पास शक्ति की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति, है ना, 1 हॉर्स पावर। हॉर्स की पावर नहीं है ये, जनरल ये जो अपना शक्ति है उसकी बड़ी यूनिट है जिसको हम हॉर्स पावर यूनिट करते हैं, ये होता है 746 वाट। ठीक है, तो अब जो हमारे घरों में जो बिजली का जो व्यय होता है वो किस रूप में होता है, यूनिट के रूप में होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा ऊर्जा और शक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे सोर्सेज जुड़े हुए हैं, और सारे सोर्सेज कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम उसकी टोटल पावर कैसे निकालेंगे। अब जैसे बहुत सारे स्रोत हैं, और जब श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है स्रोतों को, तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 होगा। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, और अलग अलग स्रोत है तो अलग अलग स्रोतों के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रतिरोध कैसा होगा, अलग अलग होगा।
तो जब भी हम संयोजनों की बात करते हैं, जैसे हमने पहले कैपेसिटर्स के भी कॉम्बिनेशंस किए थे, सीरीज ऑफ पैरेलल, तो जब भी हम संयोजन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा जो चीज़ अलग होती है उसे ही हम जोड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें किसको जोड़ना है, रेजिस्टेंस को जोड़ना है ना। अब जैसे टोटल रेजिस्टेंस को हम अगर R माने, है ना, और एक सर्किट है जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, तो हमने जोड़ दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब जैसे हमारा सर्किट है, यहाँ पर एक स्रोत है, फिर उसके बाद दूसरा स्रोत है, उसके बाद तीसरा स्रोत है ना। तो यहाँ पे बहने वाली धारा तो एक जैसी होगी, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ का R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इस तरीके से इसकी शक्ति क्या है, P1 P2 और P3 हो गई, अलग अलग इसकी शक्तियाँ हैं। अब हमें इनमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा सेम एक और चीज़ क्या होती है, धारा का मान तो समान होगा हमारे पास, और विभव का मान कैसा रहेगा, अगर इसकी वोल्टा को हम निर्धारित कर दे तो वोल्टा कैसे कर देते हैं हम, वोल्टा को हम मान लेते हैं V, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो इसी फॉर्मूले से आप निकालिए कि R कितना होगा। हमारे पास इस फॉर्मूले से R होगा V स्क्वायर अपॉन P, है ना। अब इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3 और V स्क्वायर अपॉन Pn, ठीक है। हमने सारे R की वैल्यू दी। अब हम इस R को जोड़े तो कितना, V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3, ठीक है। अब जब हम इसमें बात करेंगे टोटल सर्किट की, जब हम टोटल सर्किट की बात करेंगे तो P क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर और 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। अब याद रखो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इसका हम रेसिप्रोकल कर ले तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस करते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन अगर हम शक्ति का निकालें तो 1 अपॉन P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 आ रहा है। इसी तरीके से कैपेसिटेंस में भी उल्टा ही था, यही फॉर्मूला था, 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब हम इसी का दूसरा संयोजन करते हैं। अच्छा, इसका एक कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हम बहुत सारे स्रोतों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पावर क्या हो जाती है उनकी, कम हो जाती है ना। तो अगर हमें बहुत सारे स्रोतों को संयोजित करना और शक्ति का मान हमें कम चाहिए तो हम किस क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में, है ना। लेकिन आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्रतिरोधों का संयोजन करना, प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ दोनों में रेसिप्रोकल है। ओके, अब श्रेणी क्रम के बाद हम करते हैं इसी का समांतर क्रम, कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम में जुड़ी युक्तियों के लिए शक्ति। समांतर क्रम में अगर युक्तियां जुड़ी हुई है तो इस बार पहले वाले में धारा समान थी, अब अगर यहाँ से धारा I आ रही है तो ये धारा कितने में, तीनों ही स्रोतों की धाराएं कैसी होगी, अलग अलग होगी। और जब धाराओं के मान अलग होते हैं तो हम उनका क्या कर लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं। और हमेशा संयोजन में ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ डिफरेंट है उसे ही जोड़ना है। यहाँ क्या डिफरेंट है, I डिफरेंट है, तो I को जोड़ा तो टोटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू VI था, तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू P बाय V। हमें अब ये यूज करना है, पहले हमने प्रतिरोध के लिए यूज किया था, रेजिस्टेंस के लिए, नाउ वी यूज फॉर द करंट एंड द वैल्यू इज I1 का मीन क्या हो गया, P1 बाय V, I2 का मीन क्या हो गया, P2 बाय V, और I3 का मीन क्या हो गया, P3 बाय V, है ना। अब हम इसमें से P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन V लिख सकते हैं इसको, तो I से V को मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 और P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। इसका मतलब जब हमने उनको समांतर क्रम में जोड़ा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सोर्सेज जुड़े हुए हैं तो रिजल्टेंट जो हमारा
पावर होगी वो होगी P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका मतलब हमें अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो हमें कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो आज हमने सीखा विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में और उनके संयोजन के बारे में हमने जानकारी ली है, और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उन्हें आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम आपको करवाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। वैसे आपने आगे अपने पहले 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है, उसी को आप रिवाइज कीजिएगा। उसी के बेसिस पे हम करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।